Assalamu alaikum class. Welcome to the class of Fundamentals of Forensic Sciences and I am your teacher Ms. Hira Zahid. हम लोग क्लास डिस्कशन क्लास इंट्रोडक्शन करेंगे on the next on campus class, but at this class we are going to discuss about the introduction about forensics. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे a little bit history, a little bit discussion about forensics. तो you are from life sciences, तो life sciences के लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पता होगा कि forensics क्या होती है. तो let me give you a little bit introduction about forensics. आप सब लोगों ने CID तो देखा होगा, आप सब लोगों ने Sherlock Holmes देखा होगा, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है डिफरेंट क्राइम सीन्स की. तो forensics is the same as CID. forensic sciences में आप वो सारी की सारी साइंस पढ़ते हैं जिसके ज़रिए आप कोई केस रिज़ॉल्व कर सकें, जिसके ज़रिए आप किसी इंसान को जस्टिस दे सकें. अब फोरेंसिक साइंसेस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं और हर एक सब्जेक्ट को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि हम किसी तरह एक क्राइम सीन को रिज़ॉल्व कर सकें. इसके अंदर अगर आप फोरेंसिक साइंसेस पढ़ रहे होते तो इसके अंदर आप क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन भी पढ़ते, जिसके अंदर आप एट द स्पॉट क्राइम सीन जहाँ पर हो रहा होता है वहाँ जाके किस तरह एविडेंस कलेक्ट करते हैं, आप वो सब कुछ भी पढ़ते. आप जो हैं वो आर्कियोलॉजी भी पढ़ते कि जिस तरह कब्रें होती हैं उनको खोद कर वहाँ से किस तरह अपने बेनिफिट के जो एविडेंस होते हैं वो किस तरह निकालते हैं, आप वो भी पढ़ते. आप ट्रेस एविडेंस भी पढ़ते, आप टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते, आप पैथोलॉजी पढ़ते और एंटोलॉजी पढ़ते. ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप वहाँ पर पढ़ते. पर इस फंडामेंटल्स ऑफ फोरेंसिक साइंसेस के कोर्स के अंदर आप ये सब कुछ पढ़ेंगे, बट एक लेक्चर के अंदर, मतलब आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इन सब की सब चीज़ों का. तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए. तो इस स्पेसिफिक इस लेक्चर के अंदर आप लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और एक फोरेंसिक लैब कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस सब के बारे में. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोरेंसिक्स का मतलब क्या है, फोरेंसिक्स का वर्ड कहाँ से निकला. फोरेंसिक्स इस केम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड फोरेंसिस, जिसका मतलब होता है अ मार्केट प्लेस, फोरम फॉर डिस्कशन. अब पुराने वक्तों में अगर आप देखो तो CID तो नहीं था, और शर्लॉक होम्स भी नहीं था, क्राइम सीन लैब्स भी नहीं थी, DNA की टेक्नोलॉजी भी हमें नहीं पता थी. तो उस वक्त पे इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स इतनी अच्छी नहीं थी. तो उस ज़माने में लोग किस तरह एक क्राइम सीन अगर हुआ है, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, किसी के घर पे चोरी हो गई, तो उसको किस तरह इन्वेस्टिगेट करते थे. वो इन्वेस्टिगेट करते थे कि लाइक द वे आज के ज़माने में भी जैसे गांव के अंदर पंचायत होती है, एक सरपंच होता है और उसके आगे किसी मार्केट प्लेस के अंदर लोगों के सामने दो डिफरेंट पार्टीज़ अपनी बात को रखते थे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोज़ वो इंसान जो हैं वो डिबेट करते थे और जिसकी डिबेट जिसका मौक़िफ़ बेहतर होता था उसके हक़ में फ़ैसला हो जाता था. तो फोरेंसिक्स जो है वो सेम उसी वर्ड से निकला है, डिबेट और मार्केट प्लेस, इधर से निकला है ये वर्ड फोरेंसिक्स. तो पुराने वक्तों में रोमन्स में, सबसे पहले रोमन्स में जब भी कोई इंसान क्रिमिनल चार्ज जिसके ऊपर लगता था तो उसको आवाम के सामने बुलाया जाता था, मतलब पंचायत बैठती थी एक किस्म की. जो भी इंसान एक्यूज़र था और जिसने क्राइम किया था, जितने भी सस्पेक्ट होते थे और जिसके ऊपर क्राइम होता था, मतलब जो विक्टिम होता था, वो दोनों के दोनों आपस उन दोनों के मौक़िफ़ लिए जाते थे, वो स्पीचेस करते थे और जिसकी स्टोरी जो है वो हमें ज़्यादा ऑथेंटिक लगती थी उसके हक़ में फ़ैसला किया जाता था और फिर सज़ा उसके अकॉर्डिंग दी जाती थी. ना सिर्फ पुराने वक्तों की बात है बल्कि इन्वेस्टिगेट करना और फोरेंसिक्स का स्टार्ट जो है वो कुरान मजीद में ही हो चुका था. सूरह यूसुफ़ के अंदर जो है हम कहते हैं कि स्टार्ट ऑफ फोरेंसिक्स का. उस ज़माने में हमें पता होगा कि आप सब लोगों को पता होगा सूरह यूसुफ़ में क्या है. उन्होंने बताया हुआ था कि ज़ुलेखा ने एक दफ़ा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर असॉल्ट का केस डाला था. उन्होंने कहा था कि इसने मुझे असॉल्ट करने की कोशिश की है. तो जजमेंट किस बेस के ऊपर हज़रत यूसुफ़ के सपोर्ट में गई और ज़ुलेखा के ख़िलाफ़ गई, वो इस तरह गई कि जो शर्ट थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वो बैक साइड से फटी हुई थी
फ्रंट साइड से नहीं फटी हुई थी। अब देखो, एक शर्ट बैक साइड से फटी हुई थी और इससे उन्होंने ये जजमेंट की कि नहीं, जुलेखा झूठ बोल रही है, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको असॉल्ट नहीं किया। अब एक शर्ट के फटने से आपको कैसे पता चला? देखो, अगर शर्ट फ्रंट साइड से फटी हुई होती तो इसका मतलब होता कि जुलेखा उनसे छूटने की कोशिश कर रही होती, तो एट दैट टाइम वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती, तो शर्ट आगे से फटती। लेकिन शर्ट पीछे से फटी हुई थी, इसका क्या मतलब हुआ कि जुलेखा उनको खींच रही थी। बैक से कैसे फट सकती है? अगर असॉल्ट अगर चल रहा, दो लोगों के दरमियान झगड़ा हो रहा हो, तो बैक से तो शर्ट नहीं फट सकती ना, तो उसको तो फ्रंट से फटना चाहिए था। तो इसकी वजह से जो है वो जुलेखा को गिल्टी किया गया कि वो जो है झूठ बोल रही है और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। तो उसी ज़माने से इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट हो चुका था। आगे अगर हम देखें डेफिनेशंस फोरेंसिक साइंस की, तो देयर आर नंबरस एंड थाउजेंड्स ऑफ डेफिनेशंस, और आपको ज़रूरी नहीं है ये सारी की सारी याद करनी है। आप में से कोई भी एक आदि जो आपको आसान लग रही हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक और बात, क्रिमिनलिस्टिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। क्रिमिनलिस्टिक्स इज़ द सेम एज़ फोरेंसिक साइंस, तो इस चीज़ के ऊपर भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ क्रिमिनलिस्टिक, तो दिस इज़ द सेम थिंग एज फोरेंसिक साइंस, एंड इट इज़ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ फिजिकल एविडेंस जनरेटेड बाय क्रिमिनल एक्टिविटी। जब भी कोई क्राइम होता है तो इन्वेस्टिगेटर्स क्या करते हैं, उस क्राइम के ऊपर, उस क्राइम सीन के ऊपर जाते हैं और एविडेंस कलेक्ट करते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं जो हेल्प आउट कर सकती हैं उस क्राइम को रिजॉल्व करने में। तो वो सारी की सारी एक्टिविटी जो हम करते हैं, कलेक्शन करते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं हम उस फिजिकल एविडेंस की, दिस इज़ कॉल्ड क्रिमिनलिस्टिक्स या फिर फोरेंसिक साइंस। Forensic science is also called the study and the application of all the physical and applied sciences for the purpose of justice। मतलब किसी भी इंसान को जस्टिस फराहम करने के लिए, किसी भी इंसान को इंसाफ देने के लिए हम जितनी भी साइंसेस का इस्तेमाल करते हैं उस केस को रिजॉल्व करने के लिए, वो सारी की सारी आती है फोरेंसिक साइंस में। द एप्लीकेशन ऑफ द टूल्स ऑफ साइंस एज वेल एज स्पेसिफिक साइंटिफिक फैक्ट्स टू हेल्प सॉल्व लीगल प्रॉब्लम्स, सेम एज दिस द अबव। सेम यही बात है कि तमाम के तमाम साइंस ने जितने भी हमें टूल्स दिए हैं, जितने भी हमारे पास न्यू नॉलेज है, जितने भी एडवांस फीचर्स हैं, उन सब का इस्तेमाल हम करें किसी भी लीगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। किसी भी लीगल प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ? किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू एड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, किसी इंसान को इंसाफ दिलाने के लिए हम जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज, अपनी जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव थ्योरीज, जितनी भी ऑब्जर्वेशन हम उसमें डालते हैं, वो सारी की सारी फोरेंसिक साइंस में आती है। स्टडी एंड द एप्लीकेशन ऑफ फोरेंसिक साइंटिफिक एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस फॉर लीगल पर्पस, साइंस इन द सर्विस ऑफ लॉ। सेम कि एक साइंस की वो फील्ड जो लॉ को सर्व करी हो, जिससे इंसाफ मिल रहा हो, वो कहलाती है फोरेंसिक साइंस। द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू दोज क्रिमिनल एंड सिविल लॉज दैट आर इन्फोर्स्ड बाय पुलिस एजेंसीज इन अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कोई भी क्रिमिनल लॉज या फिर सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज क्या होते हैं ये मैं आपको आगे बताती हूँ, कि जितनी भी साइंस और टेक्नोलॉजी है उस सब का इस्तेमाल हम करें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फ़ायदा पहुँचाने में। एनी साइंस अप्लाइड इन लॉ, कोई भी साइंस जो हम लॉ में इस्तेमाल करते हों, जिसके ज़रिए कोई केस रिजॉल्व होता हो, किसी को जस्टिस मिलती हो, वो कहलाती है फोरेंसिक साइंस। तो यहाँ पर बहुत दफ़ा बात हो रही है लॉ की, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ लॉ, व्हाट इज़ कानून। कानून क्या होता है? किसी भी जगह पे कानून क्या होता है? अ लॉ इज़ अ रूल ऑफ कॉन्डक्ट डिवेलप्ड बाय द गवर्नमेंट और सोसाइटी ओवर अ सर्टेन टेरिटरी। जिस जगह पे भी आप रहते हैं, हर टेरिटरी के अंदर एक स्पेसिफिक किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपको फॉलो करना मैंडेटरी होता है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको फ़ाइन लग सकता है, आपको पुलिस पकड़ सकती है, और उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। जैसे आप देखते हो पाकिस्तान के अंदर, जैसे ही आप एंटर होते हो, पाकिस्तान की रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रहना पड़ता है। अगर आप ट्रैफिक के बारे में देखो तो ट्रैफिक के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपने इस लाइट के ऊपर रुकना है, इसके ऊपर चलना है, हेलमेट आपने पहननी है, और आप एक स्पेसिफिक लेन के अंदर आपने जाना है। तो अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो चालान कटता है। दिस इज़ द रूल्स
जो गवर्नमेंट ने बनाया है जिसको फॉलो करना आपको ज़रूरी है उस जगह के ऊपर रहते हुए, तो वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कहलाते हैं लॉ। जैसे कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होते हो तो यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ऊपर लागू होते हैं। आप एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी के अंदर जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम के बहुत बड़े बड़े रूल्स यहाँ पे लिखे हुए होते हैं ऑडिटोरियम के आसपास, तो कभी उनको पढ़ना। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे ही आप उस यूनिवर्सिटी में आ गए तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ऊपर लागू होंगे। जैसे कि आजकल ये रूल उन्होंने बनाया हुआ है कि जब तक आप फ़ी जमा नहीं कराओगे आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो वो आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। जिसने भी फ़ी जमा कराई है सिर्फ उसी को मिल रहा है, उसके अलावा किसी को नहीं मिल रहा। तो वो क्या है, वो उस यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो उस यूनिवर्सिटी का लॉ है। इसी तरह एग्ज़ाम्स के अंदर कि अगर आपने सेलफ़ोन इस्तेमाल नहीं करना, चीटिंग नहीं करनी, इधर उधर देख रहे होगे तो भी फ़ाइन होगा। तो उसके ऊपर लिखा होता है कि कितने रुपये से कितने रुपये तक फ़ाइन हो सकता है। जैसे चीटिंग पकड़ी जाती है तो उसके ऊपर पूरा का पूरा केस बनता है। तो ये क्या है, ये क्यों ये केस बन रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटी के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कोई ना कोई फ़ाइन होगा, कोई ना कोई पनिशमेंट होगी। तो किसी भी टेरिटरी के अंदर गवर्नमेंट ने या उस सोसाइटी में जहाँ पर भी आप रह रहे हो जो रूल्स बनाए हुए हैं जिनको फॉलो करना नेसेसरी है, वो सब के सब रूल्स कहलाते हैं लॉ। Law teaches how to behave properly and inform us of the rules we all must follow those violation results penalty। और देखो ये तमाम के तमाम रूल जो होते हैं ये सब लोगों को फॉलो करना नेसेसरी है। अगर कोई फॉलो नहीं करेगा, वायलेशन करेगा उसकी, तो उसको पेनल्टी में या तो पनिशमेंट मिलेगी या फिर फाइन मिलेगी। अब लॉज जो होते हैं ना वो भी दो तरह के होते हैं। बेसिकली लॉज की भी दो टाइप्स होती हैं, क्रिमिनल लॉज एंड सिविल लॉज। सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज। सिविल और क्रिमिनल लॉज का क्या मतलब है, इनमें क्या डिफरेंस है, अभी हम डिस्कस करते हैं। सिविल लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस एंड प्रोटेक्ट्स द प्राइवेट राइट्स ऑफ सिटीजन्स, offer legal remedies that may be sought in dispute, and covers areas of law such as contracts, torts, property, and family laws. Civil laws deals with the disputes between individual, organization, or between two, in which compensation is awarded to the victim. Whereas the criminal laws is the body of law that deals with crime and the legal punishment of criminal offences. अब देखो, दो तरह की चीज़ें लॉ के अंदर आती हैं, दो तरह के झगड़े यूजुअली होते हैं। एक पर्सन टू पर्सन होता है कि आप मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर आ गए। प्रॉपर्टी के मसले जो होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के आपस के जो मसले होते हैं, जो एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ झगड़े होते हैं, वो सारे के सारे आते हैं सिविल लॉ के अंडर। मतलब कि जब आप किसी और इंसान के साथ फ्रॉड कर रहे होते हो, प्रॉपर्टी का, घर का, इस तरह के जितने भी मसले होते हैं, कि जायदाद के जो मसले होते हैं, ऐसे सारे के सारे मसले जो आते हैं वो सिविल लॉ के अंदर आते हैं। इसके अंदर सारे के सारे इंसान के राइट्स होते हैं, इंसान के पर्सनल राइट्स होते हैं सिविल लॉ के अंदर। जबकि क्रिमिनल लॉ के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं जिसमें आपने कोई क्राइम किया हो। क्राइम मतलब आपने किसी का कत्ल किया हो, किसी को अगवा किया हो, जो भी इस तरह के क्राइम्स होते हैं जो आप उस गवर्नमेंट के साथ कर रहे होते हो, क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे होते हो, वो ख़तरनाक किस्म के जो भी क्राइम्स कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे आते हैं क्रिमिनल लॉज के अंदर। और क्रिमिनल लॉज के अंदर जो भी केसेस होते हैं, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होंगे, मर्डर के केसेस होंगे, सुसाइड के केसेस होंगे, इस तरह के जो केसेस होंगे वो होंगे। आपने किसी घर में चोरी की, बॉम्ब ब्लास्ट किया, टेररिज्म किया, वो सब के सब क्रिमिनल लॉ में आते हैं। और इसके अंदर संगीन किस्म के आपको पेनल्टीज़ मिलती हैं, और इवन जो है वो आप लोगों को जेल भी जाना पड़ता है। Difference between civil and criminal law. The main difference between these two is that deals with people who committed a wrong against another person. जो civil law होता है वो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जो भी गलत काम करता है, जो उसकी प्रॉपर्टी छीन ली या उसके साथ फ्रॉड कर दिया, ऐसे सारे के सारे जो मसले होते हैं एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ आपस के जो झगड़े होते हैं, जो डिफरेंट पार्टीज़ के जो झगड़े होते हैं, वो सारे के सारे सिविल लॉ में आते हैं। जबकि क्रिमिनल लॉ के अंदर इंडिविजुअल अगर किसी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के साथ जो भी मसले करता है, वो सारे के सारे क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं। Forensic science is a term for a profession of scientists whose work answers questions for the court through report and testimony. Forensic science के अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट को रखते हैं जो कि रिज़ॉल्व करते हैं बहुत सारे सवालों के जवाब जो हमें नॉर्मली नहीं मिल पाते। एक केस को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो देखने की कोशिश करते हैं कि ये
हुआ तो ये क्यों हुआ, ये इंसिडेंट क्यों हुआ, किस सूरत हाल में हुआ, किस टाइम पहले हुआ। जैसे कि देखो कभी भी कोई क्राइम होता है तो हम कहते हैं कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आती है तो हम उसको बताते हैं कि ये इससे इस स्पेसिफिक टाइम पर ये क्राइम हुआ था। अब एक बॉडी से आपको कैसे पता लग गया कि ये इतनी देर पहले मरी है और कैसे मरी है, क्या सूरत हाल थी उस टाइम के ऊपर, आपको सब कुछ पता लग जाता है। तो वो सारे के सारे एविडेंस होते हैं जो हम कलेक्ट करते हैं उस बॉडी के ऊपर से। और फिर जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा था पिछले साल में कि वो मर्डर है या सुसाइड है, इसके ऊपर फोरेंसिक साइंटिस्ट बहुत बड़ी बड़ी दफ़ा उन्होंने बहुत सारी एनालिसिस की, और कुछ कह रहे थे कि नहीं सुसाइड है और कुछ कह रहे थे कि नहीं जो है ये मर्डर है जिसको सुसाइड कहा जा रहा है। तो पूरी की पूरी साइंटिस्ट की टीम होती है जो इन्वेस्टिगेट करती है, तो हमें कैसे पता चल रहा है कि वो सुसाइड है, या हमें कैसे पता चलता है कि वो जो है वो मर्डर है, कौन से एविडेंस जो है वो मर्डर को उसको करार दे रहे थे और कौन से एविडेंस जो है वो उसको सुसाइड करार दे रहे थे। तो एक बहुत पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिसके एट द एंड नतीजे में वो बताते हैं कि इधर क्या हुआ होगा, कौन सी सिचुएशन जो है वो मोर फिजिबल है उन सर्कमस्टांसिस के अंदर। तो वो लीगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितनी भी हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी आती है फोरेंसिक साइंस के अंदर। अगर हम हिस्ट्री की बात करें फोरेंसिक्स की, तो फोरेंसिक्स की भी बहुत ही पुरानी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री, जैसे कि अगर हमने देखा तो कुरान मजीद में ख़ुद फोरेंसिक्स के बारे में बताया गया है, इन्वेस्टिगेट करने के बारे में बताया गया है, एक पूरा वाक़या बयान किया गया है। तो इतनी पुरानी है, तो फोरेंसिक्स तब से चली आ रही है, क्योंकि क्राइम जो है वो तो हमेशा से हो रही है, जब से भी इंसान पैदा हुआ है तब से जो है वो चोरी भी कर रहा है, वो लोगों का कत्ल भी कर रहा है, इस तरह के हर काम हो रहे हैं। तो जैसे वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं ऐसे ही फोरेंसिक्स भी स्टार्ट है और वो जो है उसमें एडवांसमेंट आ रही है। तो सबसे पहले तो हमने देखा ना कि रोमन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि रोमन्स जो थे जब भी कोई इस तरह का मसला होता था तो वो क्या करते थे, पब्लिक डिस्कशन करते थे, जैसे पंचायत बैठती है इस तरह वो बैठते थे और उसके अकॉर्डिंग वो फैसला करते थे। इसके बाद क्या हुआ, वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ अप्लाइंग फोरेंसिक्स टू सॉल्व क्रिमिनल केसेस, हमें 3rd सेंचुरी चाइना में अगर हम देखें उसके रिकॉर्ड देखें तो उसके अंदर 3rd सेंचुरी के अंदर हमें मिलता है फोरेंसिक्स की एप्लीकेशन के। उस ज़माने में 3rd सेंचुरी चाइना के अंदर भी लोग फोरेंसिक्स का इस्तेमाल करते थे। इन्हें एक मैन्युस्क्रिप्ट एक बुक मिली जिसका नाम था अ कलेक्शन ऑफ क्रिमिनल केसेस, जिसके अंदर जो बुक का राइटर था उसने डिफरेंट तरह के वाक़े बयान करके फोरेंसिक्स के को अप्लाई करने के तरीके बताया। बस जैसे उसने बताया कि हाउ अ कोरोनर सॉल्व्ड अ केस इन विच अ वुमन वाज सस्पेक्टेड ऑफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड बर्निंग द बॉडी, क्लेमिंग दैट ही डाइड इन एन एक्सीडेंटल फायर। इसमें इस बुक के अंदर उन्होंने एक किस्सा बयान किया हुआ जिसमें उसने बताया कि कैसे एक पर्सन ने एक क्राइम सीन रिजॉल्व किया। अब वो क्राइम सीन ये था कि एक औरत थी जिसने पहले अपने हस्बैंड का मर्डर किया और बाद में उसकी बॉडी को जला दिया और क्लेम ये किया कि ये जल के मरा है, ठीक है, एक्सीडेंटल फायर थी। तो उस स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेटर ने कैसे फाइंड आउट किया कि ये औरत जो है वो झूठ बोल रही है और हस्बैंड को पहले मारा गया है और बाद में उसको जलाया गया है। इतने पुराने वक्तों में तो कोई लैब नहीं थी जो हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट करती और वो उसके लंग के एनालिसिस करती और निकाल के देखते कि अच्छा ये लंग जो थे वो पहले इसमें सांस मरे हुए थे कि ज़िंदा थे, कैसे थे, उनके पास उस टाइम पर तो ये सब कुछ नहीं था। तो किस तरह किया होगा, उन्होंने ये किया, उस पर्सन ने ये किया, उसने उस के जो हस्बैंड था उसकी लाश को चेक किया, उसके एनालिसिस की, नोटिसिंग दैट द हस्बैंड कॉर्प्स हैड नो एशेज इन इट्स माउथ। द कोरोनर परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द वुमन स्टोरी। उस इंसान ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। ही बर्न 2 pigs, one alive and one dead, and then checked for ashes inside the mouth of each. He found ashes in the mouth of the pig that was alive before it was burned, but none in the mouth of the pig that was dead beforehand. The coroner thus concluded that the husband too was dead before his body was burned. Confronted with this evidence, the woman admitted her guilt.
उस इंसान ने क्या किया, उस इंसान ने 2 पिग्स को जलाया, एक पिग को ज़िंदा जलाया और दूसरे पिग को पहले मारा और फिर जलाया। जैसे उस औरत ने अपने हस्बैंड को पहले मार दिया था और बाद में जलाया था। तो उसने देखा कि जो पिग ज़िंदा जला था, क्योंकि वो ज़िंदा था और वो उस टाइम जल रहा था तो वो सांस ले रहा था। जैसे वो सांस ले रहा था तो वो जो टाट थी, वो एशेस थे, वो उसके लंग्स के अंदर गए, वो उसके माउथ के अंदर गए, वो सारा का सारा काला धुआं उसके माउथ के अंदर गया। तो जब उन्होंने उस पिग का माउथ चेक किया तो उसके अंदर वो सारा काला धुआं था, जबकि जो पिग उसने पहले मार दिया था, अब वो तो सांस नहीं ले रहा ना, तो उसके अंदर तो कोई भी बर्न और ब्लैक चीज़ नहीं गई है, तो उसका माउथ जो था वो ऑलरेडी बंद था, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं गया। सेम इज़ द केस विद द हस्बैंड, जो वो इंसान था उसके भी जब माउथ चेक किया तो वो भी, उसमें भी कोई ब्लैक चीज़ नहीं थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो वाला जो हस्बैंड था उसकी मौत उसी तरह हुई जैसे उस पिग की हुई जिसको पहले मारा था और बाद में उसको जलाया गया था। जैसे ही उस इंसान ने ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करके लोगों के सामने दिखाया तो वो औरत जो है वो भी मान गई कि हाँ, मैंने जो है पहले अपने हस्बैंड को मारा था और फिर उसको जलाया था। तो इतने पुराने वक्तों में भी आप खुद इमेजिन करें, 3rd सेंचुरी चाइना के अंदर का टाइम है ये, तो वहाँ उस टाइम पर भी फोरेंसिक्स का इस्तेमाल किया गया और एक केस को रिजॉल्व किया गया। चाइनीज़ इवन ये भी करते थे कि राइस फ्लोर, चावलों का आटा जो था उसको जो भी इंसान जो था सस्पेक्ट, जितने भी लोग सस्पेक्ट होते थे वो उनके मुंह के अंदर चावलों का आटा डालते थे और चेक करते थे कि सलाइवा जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। जो भी अब इसके पीछे उनकी साइंस क्या थी? साइंस ये थी कि जब इंसान जो है वो झूठ बोल रहा हो, उसको किसी चीज़ का डर हो, तो सलाइवा विल नॉट बी प्रेजेंट इन द माउथ ऑफ गिल्टी, तो उसका मुंह जो है वो खुश्क होने लग जाता है, बिल्कुल खुश्क होने लग जाता है। तो वो इस चीज़ से चेक करते थे कि जिसके मुंह में राइस फ्लोर डाला होगा, जिसके मुंह में कम स्टिकीनेस होगी, वो जो है वो क्रिमिनल होगा, क्योंकि उसका जो है वो मुंह खुश्क हो रहा होगा डर से। तो ये एक ऑथेंटिक मेथड नहीं था, पर डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं ना, जैसे आप देखते हो इंडिया के अंदर लोग जो है वो कहते हैं कि अगर तुमने ये जुर्म नहीं किया है तो तुम जो है वो आग के ऊपर से गुजर जाओ। तो इस तरह डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट कहानियाँ बनाई होती थी, तो उस ज़माने में चाइनीज़ में ये रिवाज भी था। ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी फोरेंसिक मेडिसिन वॉज प्रैक्टिस। 5th सेंचुरी के अंदर जो है वो फोरेंसिक मेडिसन जो है उसके बारे में भी प्रैक्टिस की जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी मैथ्यू ऑर्फिला जो थे, ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर आ सकता है। ये एक स्पेनिश टॉक्सिकोलॉजिस्ट थे। टॉक्सिकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो डिफरेंट टॉक्सिन्स की स्टडी करते हैं, डिफरेंट पॉइजन्स और ड्रग्स की स्टडी करते हैं। जब हम कोई पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं तो वो पॉइजन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता, क्योंकि देखो सबसे पहले हम जैसे उसको एंटर करते हैं डाइजेस्ट हो जाता है, वो डिफरेंट अलग पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, हमारी डेथ का कर देते हैं, कुछ जो हैं वो हमें बेहोश कर देते हैं। तो डिफरेंट टॉक्सिन्स की जो स्टडी करते थे उनको बोला जाता था टॉक्सिकोलॉजिस्ट। और मैथ्यू ऑर्फिला जो हैं वो एक केमिस्ट भी थे और एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी स्टार्ट की थी। उन्होंने क्या लिखा, रोट अबाउट द डिटेक्शन ऑफ पॉइजन एंड देयर इफेक्ट इन एनिमल्स, और उन्होंने डिफरेंट तरह के टॉक्सिन्स के ऊपर उन्होंने लिखा था और उसका क्या इफेक्ट होता है एनिमल के ऊपर, किस टॉक्सिन का क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में उन्होंने बुक लिखी थी। Matthew Orfila is considered the father of forensic toxicology. In 1814, Orfila published the first scientific treatise on the detection of poisons and their effect on animals. तो उन्होंने पहली एक बुक लिखी थी 1814 में कि हम डिफरेंट पॉइजन्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं और उनको एनिमल्स के ऊपर उनका क्या इफेक्ट होता है, इसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी। फिर 1828 में विलियम नाइकोल इन्वेंटेड द पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। इससे पहले माइक्रोस्कोप नहीं थी, मतलब कोई लैब का काम नहीं हो सकता था, इंसान किसी चीज़ को गौर से बड़ा करके नहीं देख सकते थे। तो जैसे ही पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई, साथ ही जो है वो हमारी लैब की टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई। 1863 के अंदर फर्स्ट टेस्ट किया गया, फर्स्ट प्रिजम्पटिव टेस्ट फॉर ब्लड, कि कोई भी क्राइम सीन के ऊपर आपको कोई भी रेड कलर की चीज़ मिले तो आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि ये ब्लड है कि नहीं है, ये ब्लड है या सीमन है या स्लाइवा है, ये क्या है। तो वो जो प्रिजम्पटिव टेस्ट होता है जिससे हमें फ़ौरन से पता लग जाए कि हाँ ये ब्लड है, उसकी टेस्टिंग जैसे की जाती है वो किया गया था फर्स्ट टाइम 1863 में। उसके बाद 1879 के अंदर एंथ्रोपोमेट्री एंड मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर Anthropometry and morphology, the study of the structure of living organisms, were applied to the first system of personal identification devised by the
फ्रेंच साइंटिस्ट एल्फोंसे बर्टलन ने क्या किया था, स्टडी किए थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, आइडेंटिफाई किया था अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ और हाइट बॉडी मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्री का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी की मेजरमेंट करना और क्लासीफाई करना। अब उसने क्या किया था, उस ज़माने में फिंगरप्रिंटिंग तो लोगों को नहीं पता थी, उनको डीएनए के बारे में भी नहीं पता था, तो वो इन्वेस्टिगेट करते थे कि हर इंसान का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी की जो बोन्स की लेंथ और साइज़ है, हर इंसान को दूसरे इंसान से डिफरेंट है। तो वो एंथ्रोपोमेट्री करते थे। एंथ्रोपोमेट्री में वो ह्यूमन मेजरमेंट लेते थे, बॉडी की मेजरमेंट लेते थे और उससे क्लासीफाई करते थे और कंपेयर करते थे डिफरेंट जो है लोगों की डिफरेंसेस, उससे क्लासीफाई करते थे लोगों को। तो एंथ्रोपोमेट्री जो है उसका स्टार्ट हुआ 1879 के अंदर। फिर 1892 के अंदर गाल्टन जो है एक और साइंटिस्ट था जिसने फिंगरप्रिंट्स के बारे में लिखना शुरू किया और उसने स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड किए जिससे हम लोगों को उस ज़माने में नहीं पता था कि फ़िंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एक होते हैं, कैसे होते हैं, फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं। तो उसने स्टैटिस्टिकल प्रूफ देके सपोर्ट किया कि फ़िंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं और उसके ज़रिए हम इंसानों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हर इंसान के फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट से डिफरेंट होते हैं। आयरॉनिकली उसके बाद क्या हुआ, 19 सेंचुरी के अंदर एक फ़िक्शनल कैरेक्टर आया जो कि असल में कोई इंसान नहीं था। ये था शर्लॉक होम्स, जिसको लिखा सर आर्थर कोनैन डॉयल ने, जो कि आज तक भी इंसान जो है जब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के ऊपर देखता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ये असल में कोई पर्सन नहीं था, बल्कि ये एक फ़िक्शनल कैरेक्टर था जो इन्वेस्टिगेट करता था डिफरेंट ब्लड और बॉडी फ्लूइड, फिंगरप्रिंट, फायर आर्म आइडेंटिफिकेशन, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के एनालिसिस करता था। एक आप शर्लॉक होम्स देखिएगा, इसके अंदर बहुत सारी डिटेक्टिव था एक तरह का। तो उस फिगर की वजह से, इस फिक्शनल कैरेक्टर की वजह से भी रियल लाइफ में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गए। लोगों को समझ आ गई कि हम किस तरह एनालाइज कर सकते हैं और इससे पहले लोगों को इतना ज़्यादा शौर नहीं था कि अच्छा कोई फोरेंसिक्स भी होती है, लेकिन इस कैरेक्टर के बाद लोगों में इस और कंट्रीज़ के अंदर भी इस चीज़ का शऊर आ गया है कि फोरेंसिक लैब होनी चाहिए। जो है क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी हमें इस तरह के मेथड्स को पता होना चाहिए। दैन 1901 के अंदर डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने डिफरेंट तरह के ब्लड ग्रुप जो है वो कैटेगराइज़ किए, जैसे हमें पता है कि ए बी होता है, ए होता है, बी होता है, ओ ब्लड ग्रुप्स होते हैं, फिर ए पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है, इस तरह डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो उन्होंने ब्लड ग्रुप एनालिसिस की। फिर डॉक्टर लियोन लेट्स ने इन 1915 डिस्कवर किए blood groups of the dried blood in a blood stain, a technique that he immediately applied to criminal investigation. अब उसने क्या किया, उसने क्या था मेथड डेवलप किया जिसके ज़रिए आप कोई ड्राई ब्लड, कहीं क्राइम सीन के ऊपर आपको ड्राई सूखा हुआ ब्लड मिले तो उसको किस तरह, उससे आप किस तरह ब्लड ग्रुप डिटेक्ट कर सकते हैं, वो मेथड बनाया। आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट आना शुरू हो गई ना, लोग नई नई टेक्निक्स लाना शुरू हो गए, नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गए। कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब हुए और कुछ जो है वो नाकाम हुआ, तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स उन्होंने बना ली। 1910 के अंदर ऑसबॉर्न ने जो है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट टेक्स्ट इन दिस फील्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट उसने लिखा। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि आप पहले अब जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेपर लिखते हो तो पहले जो है आपने कुछ गलत लिख दिया, उसके बाद आपने इंक से उसको रिमूव करके दोबारा ऊपर कुछ लिख लिया। तो हम इस तरह करते हैं ना, चेंज करते हैं। इस तरह जो है अगर हम अपने जो है वो उसके बारे में बात करें, बैंक्स के बारे में बात करें, चेक्स के बारे में बात करें, तो चेक्स के ऊपर भी इस तरह फ्रॉड हो जाता है कि पहले इंसान ने कुछ और लिखा हुआ होता है तो दूसरा इंसान जो है, जो उसने फ्रॉड करना होता है, वो उसको किसी तरह से, ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए आप उसको कम्प्लीटली इरेज करके उसके ऊपर डिफरेंट पैटर्न इम्प्रिंट कर सकते हो। तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जितना भी फ्रॉड होता है वो सारा आता है अंडर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको क्राइम सीन के ऊपर या किसी क्राइम केस के अंदर मिलता है जिसके अंदर
जिसके ऑथेंटिसिटी के ऊपर आपको शक हो, तो आप उसको क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कहते हो और उसकी एनालिसिस आप करते हो। इसके अंदर आप हैंड राइटिंग भी देखते हो, आप बॉल पॉइंट्स भी देखते हो कि सेम है कि नहीं, सेम कलर, पेन, सब कुछ चेक करते हो। जैसे कि आपको याद होगा कि मरियम परवेज़ के ऊपर एक केस था, और वो हमें कैसे पकड़ा गया, वो फ़ॉन्ट के ऊपर पकड़ा गया था कि एक कैलिबरी फ़ॉन्ट जो था, ओ हाँ यस, मरियम नवाज शरीफ, राइट। उसके ऊपर जो केस था, कैलिबरी फ़ॉन्ट था, उसके अंदर वो पूरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था। बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही थी उसके ऊपर कि सच है कि नहीं सच है। इवन कतर से भी जो है वो उन्होंने कॉल्स वगैरह भी करवा दी थी कि हाँ हम ये सेम है। लेकिन एट द एंड उसको इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो एट द एंड क्या निकला कि वो जो कैलिबरी फ़ॉन्ट था वो डेवलप ही नहीं हुआ था उस ज़माने में, जिस ज़माने में वो डॉक्यूमेंट उसने कहा था कि लिखा है। तो वो फ़ॉन्ट ही बाद में आया, तो उसने पहले कैसे लिख लिया। तो वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट था जिसकी एनालिसिस की गई और जो है उस केस को रिजॉल्व किया गया। तो वो क्या था, वो फोरेंसिक साइंस ने ही उसको किया, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की एनालिसिस की। तो हमें पता लग गया कि वो इंसान सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो वो जो केस अब जाके हमने रिजॉल्व किया, वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का स्टार्ट कहाँ से हुआ, ऑसबॉर्न ने 1910 के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एनालिसिस की थी। फिर क्या है, एडमंड लुकार्ड। एडमंड लुकार्ड को हम कहते हैं, ये हमारे पास फादर हैं फोरेंसिक साइंस के। ये 1910 लियोन में लेबॉरेटरी में काम करते थे, फर्स्ट पुलिस क्राइम सीन लेबॉरेटरी जिसके अंदर काम करते थे। इन्होंने इस्टेब्लिश किया लुकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। लुकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल हमें कहता है एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स इज ट्रेसेस। जब भी इंसान किसी भी जगह के ऊपर मौजूद होता है, वो कुछ ना कुछ उस जगह के ऊपर छोड़ कर जाता है और कोई ना कोई चीज़ अपने साथ लेकर जाता है। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का काम ये है कि जो कोई भी वो चीज़ छोड़ कर गया और जो कुछ भी वो साथ लेकर गया उसको डिटेक्ट करे और उसकी एनालिसिस करे, तो उसको पता लग जाएगा कि असल क्रिमिनल कौन है। उसके बाद सर एलेक जैफ्रे ने डीएनए प्रोफाइलिंग का टेस्ट बनाया 1984 के अंदर। डीएनए प्रोफाइलिंग का मतलब ये हुआ कि हर इंसान का डीएनए जो होता है वो दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। तो डीएनए के अंदर बहुत छोटे छोटे स्मॉल टैंडम रिपीट्स होते हैं, छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं, छोटे छोटे लेटर्स होते हैं जो हर इंसान के अंदर रिपीटिंग यूनिट उसका दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब हम ऑन कैंपस लेक्चर लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जो कोई भी बात समझ नहीं आई है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।